हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के सामने फिर से एक इशू को लेके आया हूं। हाल ही में जो 20 तारीख फर्स्ट गोजू यूथ वेलफेयर एसोसिएशन फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, उसी में हमारे आपसू का जनरल सेक्रेटरी तबंग दाई ने वहां उपस्थित था। उन्होंने जो टूर्नामेंट का फाइनल है उसने शोभा दिया उसमें, तो उसने अपना उपस्थित में रहते हुए सारे फुटबॉल का खिलाड़ी है उन लोगों को भी बेस्ट विशेष दिया। साथ में ही उन्होंने नाइबरिंग स्टेट जो है जैसे कि आसाम, उन्होंने बोला कि इन वहां जितने भी फुटबॉल क्लब है वो लोग भी इस तरह से भाग लेना चाहिए ताकि हमारा जो रिलेशन है उसको ठीक तरीके से बने रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो आपसू होने के नाते, जबकि वो आपसू का एक लीडर है, आपसू का लीडर होने के नाते उनको चकमा का इशू को बहुत अच्छा लगता है बोलने में, और वो उसी के ऊपर बहुत कुछ टिप्पणी करते रहता है। ठीक उसी प्रकार उनका भाषण का या उनका भाषण के दौरान उन्होंने बोला चकमा के ऊपर और कुछ उसने टिप्पणी की, तो वो टिप्पणी के बारे में मुझे लगा कि मैं भी कुछ बताऊं और कुछ पूछूं, और मेरा जो इशू को देखने का नजरिया कैसा है वो मैं बताना चाहता हूं। और कुछ कुछ ऐसे जो टिप्पणी हुआ जिनका मतलब फैक्चुअली करेक्ट नहीं है और मैनिपुलेटेड है जैसा लग रहा है मुझे, तो उसको एक फैक्चुअली उसको प्लेस करना ये हमारा भी एक दायित्व होता है। तो एज एन इंडियन सिटीजन्स आई फील लाइक आई शुड ऑल्सो think about it and also look into the issue from pragmatic way which is realistic and can be achievable। उसके हिसाब से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो उनका भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि क्षमा प्रार्थी हूँ, टूर्नामेंट से थोड़ा फुटबॉल से हट के मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपसू का हूँ। मैं चंगमा हाजों के ऊपर में हमेशा बात करता हूँ। तो यहाँ जो चंगमा हाजों जो इशू है आप सब देख रहे हैं, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, उन लोगों को अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों को रिलोकेट करने का बात कर रहे हैं। अच्छा से जैसे लाया था वैसे अच्छा से उन लोगों को ले जाने का बात कर रहे हैं। लेकिन जब भी कुछ अच्छा बात करता है हमेशा ह्यूमन राइट कमीशन आजू बाजू का जो बात करके हमेशा रोड़ा बनाता है। तो कल भी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, यहाँ उन लोग जब सेंसस का भी बात कर रहा है तो फिर उन उसमें रोड़ा डाल रहा है कि सेंसस नहीं होना है। अरे जो 64-69 में जो पहले ऑफिशियली आया है और उसका बाद आया है उसको भी तो जानना है गवर्नमेंट को या पब्लिक को भी। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को जो गवर्नमेंट का जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको मानना चाहिए, जो यहाँ कानून है उसको हम लोग को मानना चाहिए, और अब कानून को मानेगा तो शांति हमेशा बनाए रखेगा। थोड़ा खींचना पड़ेगा कि लाया क्यों है, कैसे आया, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट क्या ऐसे हो सकता है क्या, क्योंकि एक सामान होने से उसको हम लोग यहाँ से उतर के वहां रखने से मतलब आसान होता है, लेकिन आदमी है लोग, आदमी लोगों को कैसे आप एक जगह से दूसरे जगह, वो भी आफ्टर स्टेइंग 57 ईयर्स, सेंचुरी होने जा रहा है अभी, ठीक है। तो उन लोगों को कैसे आप अभी एक सामान की तरह एक शिफ्टिंग रिलोकेट करने का, इस तरह का सवाल, इस तरह का जो टिप्पणी बहुत सारे कॉर्नर से आ रहा है, इंक्लूडिंग हमारे यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी बोला, इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने भी वो सब बोला कि चंगमा लोग सामान है क्या, ये सरकार का सामान कि स्टेट सरकार का सामान, आपसू का सामान,
और सेंट्रल सरकार का सामान जब चाहे यहां से उतार के वहां फेंकेगा, यहां से उतार के वहां रिलोकेट करेगा। तो लाया क्यों है? इन 1964 जब चकमा और हाजोंग लोग ईस्ट पाकिस्तान से आया, ईस्ट पाकिस्तान से, कहां से आया? ईस्ट पाकिस्तान से। तो ईस्ट पाकिस्तान से जब आया तो उन लोगों ने, जो कि अभी बांग्लादेश बोलता है वो, ठीक है, लेकिन हाँ, चकमा लोग बांग्लादेश से नहीं आया। दे नेवर केम फ्रॉम बांग्लादेश, दे केम फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, राइट? सो तो सब लोगों ने चकमा लोगों को और हाजोंग लोगों को ट्रैवलिंग माना है। सो उन लोगों ने इसलिए लगा, और बहुत सारे चीजें हैं कि ऑन नॉट ओनली ट्राइबल, नॉट ओनली बिकॉज दे आर ट्राइबल, और दूसरा भी कुछ कंपोनेंट है जिनके वजह से इन लोगों को अरुणाचल में भेजा है। जैसे कि 1964 में इन चकमा और हाजोंग लोगों को लाया गया। क्यों लाया गया अरुणाचल में? क्योंकि जब 1962 में जो इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, जो वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर 1962 में जब हुआ, तो इंडिया को बहुत बड़ा एक लेसन मिला। तो उसको देखते हुए स्ट्रेटेजिकली जो है चकमा लोगों को एक बॉर्डरिंग एरिया में रखने से ही अच्छा होगा। तब उसी टाइम में चकमा का ही बस इशू नहीं है, पूरे भारत में ही वो रिफ्यूजी इशू चल रहा था। इवन दी एक्स मिलिट्री मैन, द paramilitary or ex-military servicemen, they were also facing problem because they had no land. उन लोगों को भी जमीन नहीं था, वो लोग भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि कहाँ पे आवास आ जाए इन लोग। तो इसलिए सरकार ने भी सोचा कि इन लोगों को भी अरुणाचल में भी भेजा जाएगा। तो एक्स सर्विसमैन है जिनका वो रहने का है, तो उन लोगों को भी अरुणाचल में भेजा जाएगा। Then there was no Arunachal when Chakma came. It was NEFA, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल जन्म ही नहीं हुआ है, तब चकमा लोग आया। तो इसलिए चकमा लोगों को लाया गया कि इंडो चाइना वॉर का समय में इस तरह का जगह वैकेंट रहना सही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि चकमा लोग कम्युनिटी नहीं है कि किसी एक, जब 1964 में एक अच्छा विजन लेके, अच्छा सोच लेके गवर्नमेंट ने जब बैठाया उसमें कि ये लोग दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया knows very well that Chakmas and Hazong are loyal to Indian government. They are loyal, इसलिए उनको पता है। इसलिए सरकार ने सोच के बहुत अच्छी तरह से सोच के अंडर डिफिनिट रिहेबिलिटेशन प्लान उसके साथ चकमा लोगों को भेजा गया। एक रिफ्यूजी को, क्या तिब्बतियन रिफ्यूजी को सरकार ने जमीन देके बताया है क्या? ये लो तुम तिब्बतियन रिफ्यूजी, आपका ये एक परिवार में 10 आदमी है, तो 10 आदमी के लिए आपके लिए 5 एकड़ का जमीन देके रहा, आपको ये मैं अलग किया हूं, अब इसी में जमीन में खा लो और अभी अपना जीवन निर्वाह करो। इस तरह से तो नहीं दिया, चकमा लोग को दिया गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं चकमा डिजिग्नेटेड कैंप में रह रहा है बोल के। डिजिग्नेटेड कैंप मतलब क्या है? एक लंबा सा बैरक जैसा घर है या कोई एक घर बना दिया है वो सरकार ने, वो लोग वहां पे रह रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट। चकमास आर लिविंग इन देयर ओन लैंड, तो सरकार ने दिया है। सरकार ने जो लैंड दिया है वो लोग वहीं पे रह रहा है। सो दे आर नॉट लिविंग इन डिजिग्नेटेड। आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ Arunachal Pradesh to visit the Chakma villages, whether they are staying in camp, designated camp, or they are staying in their own land. You will see the difference.
and the rumors or the hearsay you listen from different student leaders is totally fabricated. They visited so many times to Chakma villages, yet they will not tell you the truth. The people who haven't visited Chakma villages, they should visit and know the reality. तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर इन लोगों को यहाँ परमानेंटली ही नहीं बिठाया गया तो जमीन क्यों दिया? उसी टाइम में जब आया बंदूक का लाइसेंस देके आर्मी में क्यों भर्ती किया? Why they have recruited Chakma to SSB paramilitary forces? क्यों किया? क्या एक बांग्लादेशी पाकिस्तानी को दे सकता है क्या? नहीं, बिकॉज चकमा लोग परमानेंटली आया है और ये लोग परमानेंटली उधर बिताया गया। तो मैं इसलिए आप लोगों को, मैं अगर ये सब बातें कर रहा हूँ तो आप लोग को अच्छा नहीं लगा, बोलेगा कि चकमा लोग खुद से आके हमारा जो लोकल ट्राइबल का जमीन छीन लिया। They have taken away the land of indigenous people. Any people who do not know the history will say like that, but that is not the case. The case is Chakmas were brought by the government of India. They were given land in consultation with the indigenous people of Nepal in 1964 and 1969. Therefore, आप लोग बोलेंगे कि हम लोग छीन के नहीं लिया, हम लोग और खुद से भी नहीं आया अरुणाचल में, गवर्नमेंट ने खुद जाके उधर बिता दिया। तो गवर्नमेंट में क्या क्या बातचीत हुआ वो आप लोग को भी जानने का जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, किसने बोला कि चकमा लोग उधर बिताने के लिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक दिखाता हूँ, तब डॉक्यूमेंट दिखाने से आप लोगों को पता चलेगा, फैक्चुअली आप लोगों को पता चलेगा कि असल में क्या है, कि लोग झूठ बोल रहा है ना क्या बोल रहा है। देखिए आप लोग, ये 1964 में 1964 ये देखो 10 अप्रैल 1964 10 अप्रैल 1964 में किसने लिखा है? विष्णु साहे ने लिखा है। ठीक है, विष्णु साहे लिखा है, मुझे लग रहा है it occurs to me that we may get trouble between the Mijus and Chakmas in Mizu district. मिजू डिस्ट्रिक्ट में सब लोग मिजू था, ठीक है। लुसा हिल में जो चकमा है वो लोग पहले से था, इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड चकमा लोग मिजोरम में भी रह रहे थे, ठीक है। फिर भी ये विष्णु साहे ने बोला है, ये विष्णु साहे जी ने बोला था आसाम का चीफ मिनिस्टर को कि चकमा लोग जो ईस्ट पाकिस्तान से आ रहा है वो लोग वहां नहीं बसाया जा सकता है। तो उन्होंने क्या बोला, दिस चकमा पीपल वुड बी suitable people to go to Trap division of Nepa. नेपा बोला है, ये अरुणाचल नहीं, नेपा बोल रहा है। Where there is easily found vacant land. वैकेंट लैंड में बताया गया चकमा लोगों को, किसी के साथ ये लैंड छीन के नहीं बेटा है। उन लोगों को जो लैंड दिए है उसको ये वैकेंट लैंड में बताया गया है, ठीक है। उन लोगों के कम्युनिकेशन चल रहा था, ये सब किसके, ये गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में ये सब बातें हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं ये कम्युनिकेशन क्या, चकमा लोग तो लिख सकता था क्या, कुछ भी नहीं ले सकता। ये खुद मिनिस्टर लोगों ने, खुद बड़े बड़े ऑफिसर लोगों ने ये सब बात कर रहा है कि वहां बसाया जाए बोल के। तो चकमा लोगों को क्या गलती है अभी, ठीक है। और ये मैं बता दिया, और मैं आप लोग को ऐसे ऐसे दिखा के जा रहा हूं। और आप देखिए, आप लोग ये देखिए, देखिए पूरा पढ़ के देखिए आप लोग, इसमें क्या बोल रहा है। बैकग्राउंड में भी दिया है, बैकग्राउंड में देखो क्या है, द एरिया ऑफ नेपा इज कंपैरेटिवली thinly populated for area about 33,000 square miles, ठीक है। द पॉपुलेशन इज अबाउट 3,37,000,
The density of population varies from 4% per square mile. 4 आदमी देखो पर स्क्वायर माइल में कितना, तब आदमी भी नहीं था, वैकेंट लैंड था, ठीक है। इन लोहित फ्रंटियर डिवीजन टू 21.8% इन द फ्रंटियर डिवीजन। ये आप लोग पूरा पढ़ के देख सकता है, मैं इतना भी पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप लोग भी पढ़ सकते हो उसको। रिफ्यूजी प्रॉब्लम देखो, इसमें बहुत सुलझ है। क्या बोल रहा है, देयर हैज बीन नो लैंड सेटलमेंट सिस्टम इन नेवा, ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है। सो फार एज इन द अदर सेटल एरियाज नो कैडेस्ट्रल सर्वे हैज येट बीन कैरिड आउट। ये लोग कम्युनिकेशन कर रहा है, ये हम लोग बात नहीं कर रहा है, ये लोग कम्युनिकेशन कर रहा है लेटर के थ्रू कि क्या क्या चल रहा है उधर, क्या क्या परिस्थिति है, ठीक है। तो ऐसे दिखा, द ओनरशिप ऑफ लैंड इन नेवा वेरीज फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब। आई अंडरस्टैंड, वी रेस्पेक्ट इंडिजिनियस पीपल, ट्राइब टू ट्राइब वो वेरी करता है। तो इसने क्या बोल रहा है, जनरली थ्रू जनरली स्पीकिंग लैंड इज आइदर ओन बाय इंडिविजुअल और बाय क्लैन, इस तरह का था, ठीक है, जब नेपा का था मेरा। रिपोर्ट शोज दैट देयर आर सर्टेन एरियाज विद वैकेंट। तो उन लोगों ने रिपोर्ट, पूरा रिपोर्ट लिया है, ये जितना भी ऑफिसर है कि कहाँ बसाया जा रहा है बोल के सब रिपोर्ट ले चुका है कि कहाँ कहाँ वैकेंट लैंड्स है। तो इसमें क्या बोल रहा है, रिपोर्ट शोज दैट देयर आर सर्टेन एरियाज विद वैकेंट लैंड ऑन व्हिच देयर इज नो डायरेक्ट इंडिविजुअल और क्लेम ओनरशिप। ये लोग पूरा सर्वे करके ये करके तभी तो प्लान बनाए कि चकमा लोग को उधर बेताया जाए बोल के, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर बोल रहा है, कंट्री एज ए होल इज फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड फॉर सेटलमेंट ऑफ पीपुल ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बर्मा, ठीक है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, इवन इन Arunachal Pradesh, now Arunachal Pradesh, even during NEFA administration, many tribes of Arunachal came from Burma also, ठीक है। There is a history, so we cannot hide that. तो इसलिए बोल रहा है, ठीक है। तो बर्मा से कहीं से आ रहा है, कहीं श्रीलंका जो है अभी श्रीलंका में है, तो इस तरह से अफ्रीका से भी कोई ऐसे कर रहा है। तो इसलिए बोल रहा था कि ये पूरा मतलब बैकग्राउंड दे रहा है कि सारे जहां में सारे भारत में जो है वो रिफ्यूजी का प्रॉब्लम चल रहा था। फर्दर मैं जो थोड़ी देर में बोला था मेरा स्पीच में कि ये जो एक्स सर्विसमैन है आसाम राइफल का है, उन लोगों को भी लैंड नहीं है, उन लोगों को भी जब रिटायर होगा उन लोगों को भी बचाने के लिए उन लोगों को प्लान कर रहा था। Therefore, इसमें क्या बोल रहा है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट टू accommodate the refugees etc. It is desirable for NEPA people also to render help just as other states are doing. देखिए, अब अभी लोग बहुत लोग बोलते हैं हम लोग रिफ्यूजी को ये जगह दिया, वो किया है। आप लोगों जैसा सैकड़ों लोगों को लोगों ने जमीन देके रखा है, जो एक्चुअली द रियल पैट्रियट जो मतलब है, अनेक जगह में भी उन लोगों को बसाया गया। ये सिर्फ अरुणाचल का में प्रॉब्लम नहीं था तब 1961 में। Everyone have to understand, just because in 21st century people have become more self-centric, you cannot just say someone as a community to relocate from here and there, ठीक है। तो this is the problem, you should understand the context of that time and also the present context, which is not really practicable, really not practicable, ठीक है। तो pragmatic नहीं है ये बातें। Therefore, इस तरह करके इसमें पूरा बताया गया। तो इस तरह से करके ये देखो, और किस इसमें क्या बोल रहा है, अनडिजायरेबिलिटी ऑफ कीपिंग वैकेंट लैंड इन बॉर्डर एरियाज, ठीक है। तो चकमा लोगों को जो बिताने जा रहा है, तब इस सब से बातें भी चल रहा है कि जो बॉर्डर एरियाज में है उन लोगों को खाली नहीं रखना है जगह जमीन। तो इसमें क्या बोल रहा है, द सेटलमेंट ऑफ पीपल इन नॉर्थ ईस्ट विल हेल्प इन डेवलपिंग द पॉकेट्स। ये पॉकेट देखो मतलब क्या है, जो अंदर अंदर में जो चीजें उसको भी डेवलप हो गया, दैट आर लाइंग अनयूज्ड एंड अनऑक्युपाइड बाय लोकल पॉपुलेशन। ये लोकल पॉपुलेशन लोगों ने भी उन लोगों को ऑक्युपाई नहीं किया है। तो
चकमा हाजोंग लोग कैसे जमीन छीन के रहा, ठीक है। Besides, the presence of stretches of vacant land along the border is strategically not desirable. Strategically not desirable बोल रहा है कि वहां खाली जमीन रखना नेफा में ड्यूरिंग 1964 का बात है ये। एंड द लास्ट इमरजेंसी इसमें बोल रहा है, देखो बिसाइड दिस, ये देखो ये लास्ट इमरजेंसी, the last emergency had highlighted this problem। माने क्या है, जो वैकेंट लैंड है चाइना ऑलरेडी उसको लेके जाने का प्लान में है, लेके जा रहा है, भारत उसको सामना कर नहीं पा रहा है। अच्छा हुआ कि दोनों के बीच में फिर सीजफायर हो गया, फिर चाइना ने अपना आर्मी को लेके गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकम वेरी सीरियस अबाउट the 1962 war with China। तो इसलिए बोल रहा है strategically not desirable to keep the land in NAFA vacant। So there is unused and unoccupied by the local people, it has to be filled with someone so that it can be protected and the people can stay there। ये बात हो रहा था। Settlement of people in vacant borders will help to strengthen our frontiers and their defense। ऐसा बोला है, ये हमारा बात नहीं है, ये गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिकल प्लान है, तो इसमें और क्या बोल सकता है और, ठीक है। तो बाद में तो बाकी और तो बोलने का भी जरूरत नहीं, इतना सारा तो देख ही लिया आप लोगों ने, बहुत सारा है। ये देखो किसने भेजा है, PN लोथुरा, एडवाइजर टू द गवर्नर ऑफ असम। ये क्या मैं भेजा है? ना मेरा पापा ने भेजा है, ना मेरा दादा ने भेजा है, ना और कोई किसी का दादा ने भेजा होगा, नहीं, ये शिलोंग से भेजा है PN लोथुरा लोगों ने। किसको भेजा है? देखो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, उसको भी भेजा है, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये नेफा, डिप्टी सेक्रेटरी पॉलिटिकल नेफा शिलोंग। अब बताइए जी और क्या कर सकता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा फैक्चुअली भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो धाईजी ने जो बोला, जनरल सेक्रेटरी, उसने जो बोला है कि सम्मान से लाएंगे, सम्मान से लेके जाएंगे। क्या तब स्ट्रेटेजिकली चकमा लोग इंपॉर्टेंस था क्या? अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। द क्वेश्चन इज दैट इज नॉट बिकॉज कि इंडिजिनियस पीपल का राइट्स डाइल्यूट हो रहा है, दैट इज नॉट, नो इंडिजिनियस राइट हैज बीन डाइल्यूटेड सो फार। द चकमास आर डिमांडिंग देयर rights like any other citizens because government felt they are also important, therefore they have been settled in NAFA। तो तब काम में आया क्या? अभी काम में नहीं आ रहा है। तब यूजफुल था, अभी अनयूजफुल है। नो, एवरीवन इज ह्यूमन, दे आर नॉट कमोडिटी that they will be pick up and to be relocated somewhere else। No, this is not how the works can be done। okay, तो इन्होंने इस बातें भी किया है। आप बताए ह्यूमन राइट्स वो क्या पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है क्या? इंडिया का है। तो वो NHRC अंडरस्टैंड if any people are discriminated without any logic, obviously National Human Rights Commission will intervene। if you threaten anybody just because you feel for your self interest, ऐसा नहीं होता है। तो तब तो आएगा ही ना, कोई भी तो आएगा। ऐसा होने से आपको अगर कोई मार रहा है या कोई एक इंडिजिनियस आदमी को, कोई एक लोकल आदमी को, कोई आदमी को आप बेगुनाह उसको मार लोगे या उसको लाइफ थ्रेटन करोगे, ऑब्वियसली द ह्यूमन राइट कमीशन विल कम। बिकॉज फॉर ह्यूमन राइट कमीशन
There is no Chakma, there is no Arunachali, there is no Bihari, Bengali or any other Naga Tangsha. ठीक है? It is equal for all. Therefore, इसलिए ह्यूमन राइट कमीशन आता है जब कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल रहे कि चकमा लोग को फिर अच्छा से लेके जाइए क्या अंडर द एम्बिट ऑफ क्या सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत सारा जजमेंट भी दिया अंडर द एम्बिट ऑफ क्या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बेवकूफ है जितना भी जजेस है ऑनरेबल जजेस है वो लोग तो थोड़ी ना है वो लोग हजारों लोग पढ़ के ही तो चीफ जस्टिस बना है they have analyzed everything and then they have ordered the rule that Chakma should be given citizenship. ठीक है ना? तो मैं इसलिए आप लोग को दिखाना चाहता हूँ 9 जनवरी 1996 में क्या जजमेंट था सब लोगों ने पता ही नहीं है तो आप वो लोग भी जान लीजिए आप लोग ये भी जान लीजिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि वो एक्चुअली में क्या था लोगों को समझना जरूरी है ये जो 1996 का जजमेंट है उसमें क्या बोला है मैं आप लोगों को बता देता हूं उन्होंने बोला है क्या जजमेंट दिया गौर से सुनिए ये है 9 पेज का जजमेंट है आप लोग अच्छा से पढ़ सकते हो जजमेंट ने क्या दिया मतलब सबका बातें सुन के the Honorable Supreme Court listened everyone state government central government right the Chakma and Hazam they have listened everyone and after listening or after listening their petitions the honorable judge have analyzed the situation and therefore the Honorable Supreme Court has given verdict. And let me read this verdict. What is the first point? The state of Arunachal Pradesh shall ensure the life and personal liberty of each and every Chakma residing within the state shall be protected and any attempt to forcibly evict or drive them out of the state by organized groups such as the APSU को भी बोला है ठीक है shall be repealed if necessary अगर जरूरत पड़े APSU अगर ऐसा करेगा ना if necessary by requisitioning the service of paramilitary or police force अगर आपसे ऐसा कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1996 ये जजमेंट अभी भी लागू है तब बोला है कि अगर चाहिए तो पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स चाहे कि उसको मतलब ये करे रिपील कर दे पूरा हटा दे ये APSU को ठीक है एंड इफ एडिशनल फोर्सेस आर कंसीडर नेसेसरी अगर ये हटाने में अगर कोई फोर्स उतार रहा है अगर जरूरत पड़ेगा नेसेसरी एडिशन करेगा एडिशनल फोर्स लगेगा तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट मांगना पड़ेगा मुझे एडिशनल फोर्स दे दो ये APSU ज्यादा ये कर रहा है तो APSU नहीं रह पाएगा ऐसे होने से ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मदद लेना पड़ेगा कि मुझे पैरामिलिट्री चाहिए इस तरह से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कारा एकदम वेरी स्ट्रिक्ट जजमेंट दिया है 1996 में फिर दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है the Chakmas shall not be evicted from their homes and shall not be denied domestic life and comfort therein ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये मेरा और हमारा पापा का बातें नहीं है फिर 3 नंबर में क्या बोला है the quit notices and ultimatum used by the APSU and any other group which tantamount to threats to the life and liberty of each and every Chakma should be dealt with by the first respondent in accordance with law. ये स्टेट गवर्नमेंट को बोला है completely. First respondent is the state government. ठीक है?
4 नंबर में क्या बोला है? 4 नंबर बोला एप्लीकेशंस मेड फॉर रजिस्ट्रेशन एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द चकमास एंड और चकमा और चकमास अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। इसमें ये भी बोला है shall be entered in the register maintained। रजिस्टर में रेसिडेंशिप देने के लिए जो एप्लीकेशन है उसको रजिस्टर बनाने के लिए भी बोला है। तो ये उन लोगों ने पूरा सिचुएशन को एनालाइज करके अगर ये बोल सकता है तो हम लोग कौन होता है कि हम लोग बिना लॉ जाने ये बात सब बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये सब, ये मेरा कहना नहीं है और किसी का और कहना नहीं है, ठीक है। 5 नंबर में क्या कहा? द एप्लीकेशंस ऑफ एनी इंडिविजुअल चकमा इज पेंडिंग कंसीडरेशन, द फर्स्ट रेस्पोंडेंट शैल नॉट एविक्ट। इसमें क्या बोला? अगर एप्लीकेशन को अभी भी मतलब पेंडिंग में है फिर भी आप नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट रेस्पोंडेंट जो है 10,000 भी फाइन देना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट को। ये है आपका सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 1996। तो ये तो इन सब स्टेट गवर्नमेंट को पता है, फिर भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए थोड़ा कुछ बोलना पड़ता है इन लोगों को, हम लोग भी समझता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चकमा एंड हाजोंग लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता है कि चकमा लोगों का लाइफ को बर्बाद करके आप पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, तो वो खताई एक्सेप्टेबल नहीं होता है फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है। फिर 1996 में तो एक जजमेंट दे दिया, ये इतना सारा में तो बोल ही दिया मैंने, बहुत कुछ ऐसे दिखा दिखा के भी। फिर 2000 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि चकमास आर सिटीजन्स बाय बर्थ। अब तो छोड़ो, ये सिटीजनशिप देने का तो बात ही चल रहा है, ये चल रहा है 1996 जजमेंट ने दिया है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने और बोला है चकमा लोग आर सिटीजन्स बाय बर्थ नाउ, क्योंकि दे केम their forefather came 1964 to 69, but the present generation 2000 में जो जजमेंट दिया है वो तो वो लोग अभी इंडियन सिटीजन बाय बर्थ है। तो इतना सारा चीजें होके कैसे बोल सकता है चकमास आर रिफ्यूजीज? दे आर नॉट रिफ्यूजीज बिकॉज they have so many Supreme Court judgment, High Court judgment, and they were given every land. They are not living in designated area, right? So we have to understand that. So on the basis of this ground, how can you just relocate or give a relocation proposal after 57 years? अपना घर बना लिया, अपना सब जमीन ये कर लिया, बागान बना लिया, कैसे जाएगा? डू यू थिंक इट प्रैक्टिकेबल? आपको एक अपना घर से भी निकल लेगा तो आपको कैसा लगेगा? दे आर लिविंग इन देयर होम, not in at anyone's home. They are living at their home, they have built it. ठीक है। तो हाई कोर्ट का ये जो 2002 में जो बात किया मैंने थोड़ी देर पहले, 2002 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये सब बोला है, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने देखो ये पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये एक PUCL बोलता है, इन्होंने भी केस किया है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन और यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन इंडिया का और स्टेट इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन लोगों के ऊपर केस किया है PUCL ने। और उसके साथ में कमिटी फॉर सिटीजनशिप राइट्स ऑफ चकमास एंड हाजोंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन लोगों ने भी इसमें भागीदारी लिया है। तो उसमें क्या कहा? तो ये जो PUCL है ये थोड़ी ना हमारा छोटे छोटे बच्चे लोग वो इतना सारा ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। दे आर वेल लर्नेड, दे नो इट वेरी वेल। तो अगर वो लोग सही बात बोल रहा है तो हम लोग कौन होता है कि इसे कुछ बोलने के लिए, जो मुंह से आया वो बोल दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप देखिए, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग पढ़ लेना, कहीं से भी मिल जाएगा इसको। इसमें क्या बोला है?
In the counter affidavit filed by the Union of India, क्या बोला है उसने? It has been stated that according to Section 3 of the Act, माने Citizenship Act 1955, every person born in India after 26 January 1950 to 1986. तो 1986 क्या चकमा लोग क्या 1986 में आया है क्या? 1964 में आया है, बहुत 86 पहले आया है, बहुत साल पहले आया है। तो वैसे समय में तो लोग बहुत उसके बाद जन्म लिया, ये अभी भी जन्म हो रहा है, सो दे आर बाय बर्थ सिटीजन। ठीक है, तो ये तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बोल दिया। फिर दूसरा बोलता हूं, बहुत सारे अरुणाचलीस या हमारे अरुणाचल का भाई बहनों लोग बोलता है कि अरुणाचल इज ए प्रोटेक्टेड एरिया। तो प्रोटेक्टेड एरिया है वो बंगाल ईस्टर्न रीगल फ्रंटियर रेगुलेशन जो है 1873 का, तो वो ठीक है, वो हमारे इंडिजिनियस पीपल का जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब इंडियन का जो सिक्योरिटी का जो बात होता है, जब इंडियन सिक्योरिटी का बात होता है, तो गवर्नमेंट तो सिक्योरिटी को फर्स्ट सोचेगा ना, पूरा भारत का जो सिक्योरिटी है उसको पहले सोचेगा। द गवर्नमेंट विल फर्स्ट थिंक अबाउट इट्स सिक्योरिटी। इफ इंडिया इटसेल्फ कांट सिक्योर फ्रॉम द फॉरेन एग्रेशन, व्हाट इट कैन डू with her citizens? It has nothing to do. Therefore, security first, India's security first, national security first. इसलिए सरकार ने वो जो कानून है वो कानून को ओवरराइड करके वहां बैठाया गया है। तो कानून के अनुसार, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अनुसार कोई बाहर का आदमी लोग बेच नहीं सकता, जमीन नहीं सकता है। बट इंडियन गवर्नमेंट ने चकमा लोगों को बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंपॉर्टेंस, उन लोगों को वहां जमीन के साथ बैठाया गया है। बाकी जैसे तिब्बतियन रिफ्यूजी उन लोगों को जो जमीन नहीं देके कैंप में बिता के नहीं रखा है। तो इसलिए जो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी क्या बोला है, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी बोला है कि ये देखिए इसमें ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। उसने क्या बोला कि चकमा लोगों को क्यों आईएलपी नहीं चाहिए या बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो है वो क्यों मतलब लागू नहीं होता है। इसमें स्पष्ट, वेरी क्लियरली, वेरी लूसिडली इट हैज बीन मेंशन्ड इन द जजमेंट। जजमेंट में क्या बोला देखो, इट इज इन द एफोरसेड बैकग्राउंड इन विच, मतलब ये बहुत तर्क वितर्क हुआ, ठीक है। देयर आर वेरी counter reply, again counter answer, counter reply, like that, counter question. So after analyzing all of this, court ने क्या कहा, it is in the aforesaid background in which Chakmas came to be settled in India, and also the decisions of government of India to grant citizenship to Chakmas, that the guideline issued by the Election Commission of India are to be examined, ठीक है। In view of the above guidelines, ये एक्चुअली कोर्ट का जजमेंट केस का है। बैकग्राउंड साइड में थोड़ा स्किप कर दिया, मैं बैकग्राउंड को भी बोल देता हूँ। एक्चुअली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा कि चकमा लोगों को जल्दी जल्दी वोटर बना दो, दे आर सिटीजन्स बाय बर्थ, यू कैन नॉट डिनाई देम, ऐसे बोला है। इसीलिए कुछ गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चकमा के लोगों के ऊपर गाइडलाइन इशू किया स्टेट सरकार को। तो उसी के बेसिस में चकमा लोगों को, उसी के बेसिस में चकमा लोगों को एनरोल करना है वोटर में, ठीक है। तो उसको क्या किया आप सुने, और कुछ लोगों ने इसको चैलेंज किया हाईकोर्ट में, तो करके हाईकोर्ट ने बोल दिया तुम लोग का बातें अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप लोग जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट ने जो सोचा है वो ही मतलब ये है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट, वो सोच के सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो सोचा है उसी के तहत ही मतलब जो कुछ फैसला हो रहा है वो होते जा रहा है 1996 से लेके अब तक जो हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इन व्यू ऑफ द एफोरसेड गाइडलाइंस,
had been issued by the Election Commission of India, taking into consideration the peculiar circumstances in which the Chakma refugees had been settled in the state of Arunachal Pradesh. ठीक है? The contentions of the petitioner, ये आपसू का क्या contention था, जो क्या argument है उसका, that the said guidelines are discriminatory बोला है, as much as special provisions have been provided for the Chakmas cannot be accepted as there is a rational basis behind which guidelines and hence cannot be considered as discriminatory. तो कोर्ट ने बाद में क्या हुआ, जो भी प्रोविजन दिया है इलेक्शन कमीशन ने वो कभी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, उसका एक रैशनल बेसिस है, देयर इज ए रैशनल बेसिस, ये कोई मतलब आलतू फालतू बोल के नहीं हुआ, वो एक रैशनल बेसिस था, इट हैज रीजन कि उसने क्यों गाइडलाइन दिया एंड इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ने ये सब ऑर्डर किया है। तो कोर्ट ने भी कहा जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो कोई गलत नहीं किया, वो एक रीजन है, तो इसके वजह में ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं हो सकता है, कोर्ट ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और उसके बाद में क्या बोला, इफ certain additional guidelines had been issued to safeguard the interests of the Chakma refugees for whom a conscious decision was taken by the government of India not repatriate but to settle them and confer citizenship of this country in the aforesaid background, this cannot be said to be either discriminatory or arbitrary. क्लियरली कहा है, जब इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को रिपैट्रिएट नहीं वापस करने के आज जो रिलोकेशन का बात चल रहा है, वो रिलोकेशन का बात जो चल रहा है ना, वो 2013 में भी बात हो चुका है कि तो कोर्ट ने कहा है कि ये तो नहीं हो सकता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब सोच के रखा कि इन लोगों को रिपैट्रिएट नहीं करके यहाँ बल्कि बिताना है और सिटीजनशिप भी देना है, तो व्हाई दिस कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी, ये नहीं हो सकता है, इसलिए उसने पूरा करारा जवाब से मतलब करारा जजमेंट दिया है इसने भी। तो फिर बोला है द चकमास ऑन द कॉन्ट्ररी हैड बीन सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन, उल्टा क्या बोल रहा है, आप लोग जो बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी, ये नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, उल्टा उन लोगों को आप लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, हैरासमेंट कर रहे हो, ठीक है। At the instances of local tribal populations of Arunachal Pradesh had been observed at the Supreme Court in the NSRC का जो बात किया है 1996 का जो जजमेंट है, उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी रिफर किया है कि इतना सारा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उल्टा आप लोग ही कर रहे हो, क्या जो इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है वो डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हो सकता है, उल्टा आप जो अरुणाचल सरकार जो है उसको हरासमेंट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ठीक है। तो फिर बोला having regard to the facts and circumstances which have been also highlighted by the Honorable Supreme Court India Supreme Court as referred to above in NSRC case में जो बोला है उसका एक रेफरेंस लेके बोल रहा है, we are of the view that these additional guidelines having been issued in peculiar circumstances obtaining cannot be held to be discriminatory। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को रेफरेंस लेके सब कुछ रेफरेंस लेके गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला है ये कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, उन लोग को बेहतर बनाओ, ठीक है। फर्दर इन व्यू ऑफ द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेटल द चकमास रिफ्यूजीज इन डिफरेंट स्टेट एंड आल्सो इन अरुणाचल प्रदेश in consultation with the authorities of Arunachal Pradesh and also to confer Indian citizenship, the contention of the petitioner and the aforesaid guidelines have to have the effect of violating the provisions of law in terms of lack of inner line permit or violation of section 13 of the Registrations of Birth and Death Act 1969 does not hold water। क्या बोल रहा है इसमें, मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, जब अब जो थोड़ी देर पहले मैं बोल के आ रहा था तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी हाई कोर्ट ने कहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी डिसीजन लिया है कि चकमा लोगों को डिफरेंट एरिया में बैठाने के लिए जब डिसीजन ले लिया, वो किसके साथ डिसीजन लिया, इन कंसल्टेशन विद द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तब नहीं था, तब नेफा था, नेफा के टाइम पे तब लेके, बट अभी जो आप बोल रहा है कि इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बाहर का आदमी है,
और इधर बात नहीं है, इन लोग का जन्म इधर नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो बातें करके उन लोग का इनर लाइन परमिट नहीं है, इस तरह का बातें जो कर रहे हैं, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है जब इंडियन गवर्नमेंट उसको डिसीजन लिया यहाँ को बिताने के लिए, इसलिए जो ILP और जो भी आप बार्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट का 13 सेक्शन का आप बात कर रहे हो, वो को भी डज नॉट होल्ड वाटर बोला, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इन लोगों के साथ जो चकमा के और हजम का कॉन्टेक्स्ट में इन लोगों का कोई मतलब लेना देना नहीं है। इट डज नॉट होल्ड एनी वाटर, आप कुछ भी बोलो ये नहीं है। तो ये हाई कोर्ट ने करार जवाब में बोल दिया, ठीक है। तो अदरवाइज क्या बोला है, देखो इधर, वंस दे हैव बीन अलाउड टू सेटल इन अरुणाचल प्रदेश, अगर एक बार उन लोग को बिताया गया है, इट वुड बी डीम्ड that such permits had been granted to them, and in our considered opinion, any other view would negate and defeat the policy decision taken by the government of India in consultation with Arunachal Pradesh authorities to settle these Chakmas in Arunachal Pradesh। तो इसने क्या बोल रहा है, अगर एक बार बताया गया इन लोगों को अरुणाचल में, वो ऐसा माना गया कि दे हैव बीन, उन लोगों को ऑलरेडी परमिट दिया गया। अगर बताया गया मतलब क्या है, उन लोगों को जमीन जायदाद के साथ अगर बताया गया, उसका मतलब यह है कि उन लोगों को पूरा परमानेंट सेटलमेंट दिया, जिसके वजह से उन लोगों का कोई मतलब ILP का जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिसीजन लिया अरुणाचल सरकार के साथ, तो अगर कोई भी अगर ऐसा बोलेगा तो ये मतलब कोर्ट के विरोध होगा, और जो डिसीजन लिया है उसके ये में होगा, ठीक है। तो वी कैन नॉट निगेट दैट, वी कैन नॉट जस्ट डिनाई दैट, उसको हम लोग खारिज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो ये मैं क्या, मेरा थोड़ी बात है ये सब, मैं आप लोगों को पूरा कहानी बता रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो मैं इतना तब तो अभी बोल दिया हूं कि ये है। तो अभी जो ये चल रहा है कि रिलोकेशन का बातें जो चल रहा है कि चकमा लोग, आप लोग जो तवांग दाई जी ने बोला है कि आप लोग कानून मानते नहीं हो, कानून जो सरकार बोल रहा है ये नहीं, कानून कहाँ नहीं मान रहा है, कानून तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट बोल रहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, इन लोगों को बातों को समझ के या उन लोगों को बातों को मानते हुए ही तो चल रहा है आज तक। तो इसमें लॉ का बात कोई नहीं है। तो लोग जो होता है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन का बात जो बोल रहा है, वो कभी मतलब नहीं है, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट। अगर नेशनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो बात ही अगर प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता है, तो हाउ इट कैन प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। तो उसी टाइम में 1964 में वो नेशनल जो इम्पोर्टेंस है, नेशनल सिक्योरिटी का जो है, वो इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंस देन एनी अदर बैकएंड प्लान, क्योंकि तब तो बैकएंड प्लान था, तो बैकएंड प्लान तो रख नहीं सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आ जाते हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, अब प्रेजेंट सिचुएशन में आप बता रहे हो कि यहाँ उन लोग को यहाँ से उतार के वहां से लेके जाएंगे, तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं कि क्या ये लोग क्या कोई सामान है क्या, उठा के कहीं पे फेंक देंगे। दिस इज नॉट हाउ वी शुड थिंक। वी शुड थिंक रादर एन इंक्लूसिव डिसीजन वेयर दे कैन आल्सो एंजॉय एवरी राइट्स लाइक एनी अदर सिटीजन्स। They are also contributing in the economy of Arunachal Pradesh, right? So therefore अब सब इस तरह से सोचना चाहिए कि ताकि ये पूरा इंक्लूसिव हो। और इस तरह का जो गुमराह करने के बाद, गुमराह करने का जो होता है ना, to stray someone or just deviate from the main issue, the issue of Chakma should not be always taken off. It should be taken for the purpose that for the purpose of the permanent settlement or the permanent solution of the issue.
So the permanent solution cannot be achieved by the proposal of relocation. In the 21st century, the people who have born and brought up here have the feeling or the attachment of this soil of Arunachal. They have been brought up. Their sweat, their father's sweat, their grandfather's sweat have been buried. And from that, they have grown so many of their, they have grown so many of their agriculture production, horticulture production, everything. They have learned, they got education, working in their own field, and they have played with their soil. They have their own attachment. In this situation, how can we imagine that this 65,000 of Chakma people can be relocated? And please remember, the Chakma have been suffering here for more than 57 years now. And if you shift there in other places, they will again suffer next 100 years. So they cannot afford to suffer those problems again. They feel rather to die in Arunachal rather than going somewhere and get relocation and have a very small houses with mud or bamboos or with any other plants leaf, trees leaf. So these problems cannot be afforded by the Chakmas and Hajong once again after 57 years in a democratic country like India. The democratic country of India cannot think of solution like this. After torturing 57 years and again after being victims of partition, they cannot afford another suffering. For example, the Chakmas and Hajong have grown their own plantation, Arecanut plantation. They had to sacrifice their sweat. They had to work hard to make a big or to make a 1 biga, 2 biga of land under cultivation, under Arecanut cultivation. So it took around 57 years now. So if they shift somewhere, say in Andaman and Nicobar Island or Assam or any other, will the government able to uproot those plantation and again replant there? Will government able to do that? No. Even if government do, the Chakmas and Hajong cannot afford another exodus, cannot afford another relocation. Therefore, to be very pragmatic and to be very realistic, the government of India and state of Arunachal Pradesh and other stakeholders, including Chakmas and Hajong, there has to be a pragmatic approach where the entire state and all tribes, including Chakmas are also tribal, Hajongs are also tribal, can coexist each other. The message of coexistence is the utmost importance rather than instigating or propagating false propaganda to gain or become a leader among the tribes. So this is not the way how the things are going to work. So it has to be very pragmatic approach has to be adopted so that everyone can enjoy their own rights as any other citizens in
Arunachal Pradesh and entire country. So today, this misconception has to be cleared with fact, and simply because Chakmas and Hajang are residing for the purpose of opposing them or condemning them, one should not just give a rhetoric statement. They have to be factual. They have to make people understand, rather than giving any rhetoric statement just to entertain the innocent people. Some politicians and some student leaders, they just entertain the innocent people, so that very entertainment help them to grow more, to become a big politician, to become MLA, and to contest election. That's how it's going on since Gekong Apong days. So I hope everyone would understand the problem and the nuances of the problem of Chakma and Hajong in the state of Arunachal Pradesh. So I felt, as a citizens of India, I should also speak and give my opinion and give the factual information for the people to understand and form a very inclusive opinion after 57 years of their stay, more than half century. And there are many other interlinked issues which I will speak later on. And yes, one more point, I would like to say that this census and all, this census is, I think, is also discriminatory, because see, Chakma people, they are living peacefully, and believe me that there are no what you call these illegal immigrants. There are no illegal immigrants. The discrimination is because why it is only targeting one or two communities. It should be carried out. Every year, the government of India have census data. Refer to that census data and come through census. So that's how you can, collect data and all. How can you just say, without any notification or any with improper notification, how can you just say that, yeah, we are going to collect data to detect the foreigner? There are no foreigner, believe me. Why they should come? Why anyone should come here where the present Chakmas are not getting their rights? So discriminatory is because the way the census is doing is discriminatory. There are many data government have. Refer to that. Why to just make unnecessary records? That why you would also say. And Tabamji said, अरे 1969 के बाद तो कोई आया है, उसको तो डिटेक्ट करना है. There are no one. अब बोल के भी क्या फायदा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं है, देखने के लिए भी नहीं है. तो वो डिस्क्रिमिनेटर बिल्कुल है. तो when the government of India conducts census, you get through it. एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ ले लीजिए. उसमें डाटा तो आप भी देते होंगे, हम भी देते हैं, या कोई हर कोई देते हैं. तो उसमें मतलब कोई वो नहीं है. बट ऐसे मतलब छोटा मोटा ऐसे ये करके आप एक किसी का एक ये देने से तो नहीं होगा ना. जस्ट बिकॉज यू फील देयर आर इमिग्रेंट्स, या सोच के ये करने से होता है? कोई एक एजम्पशन से काम होता है क्या? ऐसा नहीं होता है. तो इसलिए वो डिस्क्रिमिनेटरी है. तो एंड ऑल्सो आई वुड से there are some NGOs interfering from outside. We all, the Chakmas people of Arunachal Pradesh and Hajong people of Arunachal Pradesh, they outrightly reject those NGOs who create records and create disharmony among the
Chakma and other tribes. So the Chakma people also outrightly reject those newly formed NGOs who claim themselves as defender of human rights. So we also condemn if they create unnecessary requests or create disturbances. So, but yes, when the rights of the Chakmas or any other tribes of Arunachal Pradesh are violated, every government human rights organization like NHRC and other human rights organization can also work for ensuring the rights and entitlements of the people of any people or any tribes. However, the outsider NGOs or any other metropolitan cities like Delhi-based NGOs cannot interfere the affairs of Chakma and Hajong and also the state of Arunachal Pradesh. The decisions, any decision that is taken will be taken by the Chakmas and Hajong and the state of Arunachal Pradesh. There should not be any other outsider interference. So the movement that is being spearheaded by the Committee for Citizenship Right of Chakma and Hajong, CCRC-HIP. This is the organization which is working, and recently it has also changed their portfolios. Santosh is no more with the Citizenship Right organization and or the representatives. He doesn't hold any post in the committee which is spearheading the movements. Therefore, whatever the outsider NGOs are making unnecessary interference, that should be highly condemned and vehemently opposed for creating misunderstanding and also the mistrust. So we hope that the peaceful coexistence persists as it has been persisting for many years now. With this, I conclude my speech or my opinion or my factual presentations of the issue. Thank you so much. Jai Hind. Namaste.